जोर से बोल रहे। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का असाइनमेंट 2 का प्रश्न। आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आप इसको सुनकर, देखकर, अच्छी तरह से समझकर आप लिख सकते हैं। तो चलिए, आज आपको मैं बता रहा हूँ असाइनमेंट 2 का पहला प्रश्न। आज प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला आ है, यौन संचारी संक्रमण के बचाव कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न ये 6 अंक है। इसका शब्द सीमा है 100 से 150। इतना शब्द सीमा में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर है यौन संचारित रोगों के बचाव। तो पहला है, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। मैथुन के समय हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करें। संक्रमित व्यक्ति का रुधिर किसी अन्य व्यक्ति को न चढ़ाया जाए। पहले से उपयोग किए गए इंजेक्शन व सुई का उपयोग न करें या दोबारा उपयोग न करने दें। तो प्रश्न पहला आ का उत्तर बता रहा हूं। यदि कोई आशंका हो तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य चिकित्सक से मिले या उससे उपचार करवाएं। उसके बाद है बा प्रश्न है इसका। यहाँ पर प्रश्न है, समाज में जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है। इसका उत्तर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। दुनिया में भारत ऐसा पहला देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वास्थ्य समाज के प्राप्त करने की कार्य योजनाएं बनाई है। इस कार्यक्रम के परिवार कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1951 में एक परिवार नियोजन के नाम से हुई थी। जनन संबंधित और आवर्धिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल कल्याण सेवा कार्यक्रम ACH के नाम से प्रसिद्ध है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और जननात्मक रूप से संबद्ध समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसके बाद आता है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, कोई एक क्रोमोसोमी विकार का कारण और उससे ग्रसित व्यक्ति के लक्षण को लिखना है। यह प्रश्न 3 अंक है। इसका शब्द सीमा है 50 से 75 के बीच में आपको लिखना है। यहाँ पर प्रश्न 2 का यहाँ पर उत्तर, डाउन सिंड्रोम के खोज सर्वप्रथम लैंडम सभा द्वारा 1966 ईस्वी में की गई, परंतु 1959 में यह लेज्यूम इस उनके सहयोगी ने यह स्थापित किया कि ये सिंड्रोम गुणसूत्रीय गड़बड़ी मुख्यतः 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ने या ट्राइसोमी 2n+1 बराबर 47 गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होता है। इस सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसका लक्षण है, डाउन सिंड्रोम का चेहरा गोल, ललाट चौड़ा तथा आंखों की पुतलियां मंगोल जाति के लोगों के समान होता है, अतः इन्हें मंगोलियन इंडियन भी कहा जाता है। उसके बाद है इसी का दूसरा, मुंह हमेशा खुला रहता है। तीसरा है, नाक काफी चौड़ा होता है।
चौथा, निचला होठ मोटा एवं लटका रहता है। उसके बाद है पांचवा, जीभ हमेशा कुछ भाग बाहर निकला रहता है। और इसका छठवा है, गर्दन छोटी होती है। सातवां, हथेली चौड़ी एवं हाथों की उंगलियां चौड़ी होती है। यह रोग असुगुणिता के कारण होता है। इसमें एक 21वीं क्रोमोसोम में अतिरिक्त रूप से पाया जाता है, अर्थात यह 3 डोज में होता है। ऐसा नर अथवा मादा में से किसी एक गैमेट में 23 के बजाय 24वें गुणसूत्र के उपस्थिति के कारण होता है। जब यह गैमेट समान गुणसूत्रीय संख्या 23 गले विपरीत गैमेट से संयुक्त होता है तो प्राप्त जैगोट के 47 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ऐसे जैगोट से गुणसूत्रों की संख्या 46 न होकर 47 होती है, जिसमें गुणसूत्रों के 21 जोड़े व 3 गुणसूत्र अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। नर में इसे 45 प्लस 100 तथा मादा में 45 प्लस 100 द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम को 21 ट्राइसोम के नाम से भी जाना जाता है। 45 वर्ष से अधिक उस वाली मां द्वारा ऐसे संतान उत्पन्न होने की अधिक संभावना होती है। प्रश्न 3 है, समयुग्मी और विषम युग्मजी से कोई 3 अंतर लिखना है। यह प्रश्न 3 अंक का है। इसका शब्द सीमा है 50 से 75। तो इसमें समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर। पहला अंतर है, यह विश्लेषण के लिए शुद्ध होता है, जबकि विषम युग्मजी विश्लेषण के लिए अशुद्ध होता है। इनके एलिज्म समान होते हैं, जबकि इसका एलिज्म असमान होते हैं। इसमें टी मतलब या तो स्मॉल टी या कैपिटल टी होता है, जबकि विषम युग्म में एक स्मॉल टी और दूसरा कैपिटल या कैपिटल और स्मॉल टी होता है। इसका तीसरा अंतर है, यह केवल एक प्रकार का युग्मक बनाते हैं, जबकि इसमें एक से अधिक प्रकार के युग्मक बनाते हैं। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका उत्तर लिखिए। यह 3 अंक है और शब्द सीमा भी वही है 50 से 75। आ है, इस लिंग संलग्न रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है। उसके बाद है, उस रोग की वाहक महारानी विक्टोरिया थी। उपयुक्त तथ्यों में किस रोग की बात की जा रही है? इसका संचार कैसे होता है? इस रोग से नारी के रोगग्रस्त होने की संभावना विरल है हीमोफीलिया अर्थात ब्लीडर्स रोग की वंशगति। हीमोफीलिया में ग्रसित व्यक्ति में रक्त वाहिनियों के कटने पर जो रक्त स्राव होता है वह स्थल काफी देर में थक्का बनते हैं, मतलब रक्त बहता रहता है। सामान्य व्यक्तियों में 2 से 8 मिनट के ऊपर ही यह थक्का बन जाता है, लेकिन हीमोफीलिया जो व्यक्ति ग्रसित होता है उसमें 50 मिनट से लेकर 24 घंटे तक का अंतराल रक्त को थक्का बनने में लगता है, मतलब बहुत समय बाद थक्का जमता है। इससे बहुत रक्तस्राव होता रहता है। हीमोफिलिक व्यक्ति में छोटा सा घाव की जो जानलेवा हो सकता है, मतलब जो हीमोफिलिक जो व्यक्ति ग्रसित है उसमें छोटा सा भी घाव होता है तो वह ठीक होने में बहुत समय लगता है या फिर वह जानलेवा भी हो सकता है। यह घुली हीमोफिलिक
मीनिंग के कमी के कारण होता है, या फिर प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन्स पहली स्थिति में रोग का हीमोफीलिया ए प्रकार तथा दूसरी स्थिति में रोग का हीमोफीलिया बी प्रकार को मानते हैं। यह बीमारी लाइलाज होती है, मतलब जो यह बीमारी होता है तो यह लाइलाज होता है, इसका इलाज नहीं हो पाता। इन रोग के जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। हीमोफीलिया रोग के वंशगति का पैटर्न बिल्कुल वर्णांधता की तरह होता है। हीमोफीलिया के लिए जिम्मेदार जीन युक्त एक्स गुणसूत्र की संख्या में उपस्थित मादा के वाहक तथा नर के हीमोफीलिया बना देती है। यदि दोनों एक्स जोन हीमोफीलिया कारणयुक्त हो तो संतति स्त्री हीमोफिलिक होगी, लेकिन एक एक्स गुणसूत्र सामान्य तथा एक्स गुणसूत्र सामान्य तथा एक्स दूसरा गुणसूत्र हीमोफिलिक सीन के युक्त से, तो जो पुत्री संतति सामान्य परंतु वाह्य होगी। हीमोफीलिया को वंशगतिकी की लगभग ए वर्णवंधता की तरह ही होती है। हीमोफिलिक पुरुष तथा वाहक उसी के उत्पन्न संतानों में 25% पुत्र हीमोफिलिक एवं 25% सामान्य तथा 25% पुत्री हीमोफिलिक और 25% वाहक होगी। सामान्य पुरुष तथा हीमोफिलिक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में सभी पुत्र हीमोफिलिक तथा सभी पुत्रियां वाहक होगी। इसका तीसरा है हीमोफिलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री में उत्पन्न संतानों में सभी जो पुत्र सामान्य तथा सभी पुत्रियां वाहक होगी। इसका चौथा है सामान्य पुरुष तथा वाहक माताओं से उत्पन्न संतानों में 25% लड़के हीमोफिलिक तथा 25% सामान्य होते हैं। इसी प्रकार पुत्रियों में 25% सामान्य होती है। हीमोफीलिया जनन कोशिका में उत्परिवर्तन के कारण पैदा होता है तथा उत्परिवर्तन के फलस्वरूप ही समाप्ति हो सकता है। इस बार यह उत्पन्न हो गई तो यह स्थिति तब तक चलती रहेगी जब तक सभी वाहक तथा हीमोफिलिक व्यक्तियों की मृत्यु न हो जाए। इस रोग को सही रोग भी कहते हैं, क्योंकि यह बीमारी इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया में उत्परिवर्तन के कारण होता है, इसलिए इसको सही रोग कहा जाता। जिसके कारण उसका एक हीमोफिलिक लड़का तथा 2 वाहक लड़कियां पैदा हुई। चूंकि यही परिवार के सदस्यों की शादी अन्य सही परिवार के साथ होती है। यहाँ पर ये 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न, पुनेट वर्ग की सहायता से निम्नलिखित विवाहों के सभी संभावित फिनोटाइप, जीनोटाइप और उनकी संबंधित आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने यह उत्तर है, इसको आप पढ़कर समझ सकते हैं। तो ये था 12वीं क्लास का दूसरा असाइनमेंट का जीव विज्ञान विषय का प्रश्न उत्तर आपको समझाने का प्रयास किया। तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भेजिए।